बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्राइमरीली टॉर्क इक्वेशन डिराइव करेंगे, टॉर्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, और इसके लिए हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट का सहारा लेंगे। तो इस डायग्राम को आप इससे पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ये स्टेटर है और ये रोटर है, ये उसका आगे उसका शाफ्ट है। अब हम ड्यूरिंग डिस्कशन सिंक स्पीड की बात करते हैं, जैसे एन सिंक है। सिंक स्पीड क्या है या सिंक्रोनस स्पीड क्या है कि जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की जो रोटेशन है जिस स्पीड से, उसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहेंगे। और दैट डिपेंड्स ऑन 120 मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो हम सप्लाई कर रहे हैं और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स। तो ये स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है। अब आमतौर पे हम इसको रेडियंस में भी शो करते हैं। तो रेडियंस में इसको शो करने के लिए हम पहले तो इसका नाम हम कहेंगे ओमेगा सिंक, यानी सिंक्रोनस स्ट्रिंग। और ये इस स्पीड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई से और डिवाइड कर देते हैं 60 सेकेंड से, ताकि स्पीड हमें रेडियंस पर सेकेंड मिल जाए। जब सवाल पूछा जाता है एट व्हाट स्पीड, तो बेसिकली ये मतलब होता है कि जो रोटर स्पीड है वो स्पीड क्या है या उस स्पीड पे। तो रोटर स्पीड या मैकेनिकल स्पीड के फॉर्मूला ये है कि 1 - s इंटू एन सिंक, यानी सिंक स्पीड। अब s क्या चीज़ है, वो है स्लिप। अगेन इससे सबसे पहले वीडियो जो है इस चैप्टर के, उसमें मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है कि स्लिप क्या है। स्लिप ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यहाँ पे एक ख़ास स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, लेकिन रोटर उसके साथ कैच नहीं करता, कैचअप नहीं कर पाता, वो इससे थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि वो जो जितना पीछे है, जितने परसेंटेज के हिसाब से, उसको हम कहते हैं वो स्लिप है, स्लिप कर रहा है। ओके, ये हमने इक्विवेलेंट डायग्राम पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है, पर फेज इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। ये हमारे स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटर कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पोर्शन रोटर को है। तो ये रोटर साइड से इसको रिफ्लेक्ट करके हम इधर लेकर आए हैं। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट है। फाई का मतलब हुआ पर फेज। फिर एक आध चीज़ें हम और इसमें पढ़ेंगे, वो है ये देखिए, ये हमारा टॉर्क डायग्राम है। तो यहाँ शुरू में जब स्पीड ज़ीरो हो, मैकेनिकल स्पीड ज़ीरो हो, तो यहाँ पे जो टॉर्क है उसको हम कहेंगे स्टार्टिंग टॉर्क। उसके बाद ये ग्रेजुअली विद द स्पीड इंक्रीज करता जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क है, इससे आगे इससे ज़्यादा हम टॉर्क नहीं ले सकते। इसको मैक्सिमम टॉर्क या पुल आउट टॉर्क या ब्रेक आउट टॉर्क कहा जाता है। और जो मोटर की जो रेटेड कैपेसिटी है, उस पर जो भी टॉर्क वैल्यू है उसको हम रेटेड टॉर्क कहते हैं। अच्छा, अब इंड्यूस टॉर्क का फॉर्मूला ये है कि आप PAG यानी एयर गैप, तकरीबन यहाँ पे है एयर गैप, तो एयर गैप पावर उसको हम डिवाइड करते हैं ओमेगा सिंक्रोनस से, यानी सिंक्रोनस एंगुलर स्पीड से। और ये T इंड्यूस्ड किसी भी पॉइंट पे, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो इंड्यूस्ड टॉर्क है उसकी बात हम कर रहे हैं। उसके बाद T मैक्सिमम जब एयर गैप मैक्सिमम हो, तो ये पॉइंट है T मैक्सिमम का, और ये भी PAG मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ओमेगा सिंक्रोनस। अब PAG बेसिकली जो है, इसका फॉर्मूला है I²R, जैसे हम पावर फॉर्मूला जानते हैं हम, तो यहाँ पे भी I²R2/S, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा लोड है, R2/S लोड है। अब ये अगेन आप इक्विवेलेंट सर्किट को अगर पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि R2/S क्यों लिखा हुआ है। बहरहाल ये सिंगल फेज के लिए ये फॉर्मूला है।
और टोटल पावर निकालने के लिए हम सिंगल फेज पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल पावर एयर गैप आ जाएगा। तो जहन में ये रहे कि एयर गैप पावर इज डिपेंडेंट ऑन R2/X। अब ये पावर डायग्राम भी हमने पहले पढ़ा है, सिर्फ इसको रिलेट करने के लिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये एयर गैप पावर है, पावर कन्वर्टेड है, इसके बीच में रोटर कॉपर पावर है, और ये जो है इसका फिजिकल डायग्राम है। यहाँ पे जो पावर है आप समझे, इसके अंदर जो पावर है वो एयर गैप पावर है, या यहाँ पे भी जो इस रोटर पे जो अप्लाई होता है वो एयर गैप पावर है। अब दो फार्मूलाज हैं इंड्यूस टॉर्क के। एक हम P कन्वर्टेड ओवर ओमेगा एम, यानी इस पावर को लेके हम यूज़ कर सकते हैं P कन्वर्टेड ओवर ओमेगा मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। और दूसरा फार्मूला है P एयर गैप, यानी एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा सिंक्रोनस, यानी जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है। अब इंडक्शन मोटर में ये ओमेगा एम यानी मैकेनिकल स्पीड जो है, इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट वेरीज। देयरफॉर इसको, इस फार्मूले को आमतौर पर प्रेफर नहीं किया जाता, यहाँ चूँकि सिंक स्पीड वो फिक्स है फॉर ए पर्टिकुलर स्टेटर, देयरफॉर इंड्यूस टॉर्क के लिए इस फार्मूले को यूज़ किया जाता है। सो हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि हम इसको यूज़ करेंगे इंड्यूस टॉर्क पता करने के लिए। तो सबसे पहले हमें PAG पता करना होगा और सिंक स्पीड भी हमें पता करना होगा। तो आइए पहले PAG को देखते हैं, यानी एयर गैप पावर। एयर गैप पावर, टोटल एयर गैप पावर के लिए ये फार्मूला हमने देखा था इससे पहले, तो इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमें I2 सबसे पहले पता करना होगा, I2 कितना है, और उसके लिए कई तरीके से आप इसको मालूम कर सकते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सर्किट एनालिसिस, लेकिन आसान तरीका जो है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। तो इस पॉइंट पे हम इसको अलग कर देंगे और यहाँ पे हम इसके थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पहले मालूम कर लेंगे। तो हमने इस पोर्शन को हमने अलग कर दिया, और यहाँ जो सर्किट है इसके हम यहाँ से थेवेनिन इक्विवेलेंट यानी थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन इम्पीडेंस मालूम करेंगे। इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है इसको हम VThevenin कहेंगे, और बाई वोल्टेज डिवीजन रूल VThevenin हो जाएगा। VThevenin इक्वल टू टोटल वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है, डिवाइडेड बाई टोटल इम्पीडेंस, इन तीनों का सम, और मल्टीप्लाइड बाई जिसके क्रॉस हम मालूम कर रहे हैं JXM। तो ये आ गया हमारा, इसको यहाँ से J हमने कॉमन ले लिया, इस फॉर्म में आ गया। तो ये VThevenin है। अब जब हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो इसको हम स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे। तो ये अंडर रूट लिया और दोनों को स्क्वायर कर लिया। आई एम श्योर आपको ये पता होगा टेक्निक। तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड VThevenin। अब कुछ अजम्पशंस हैं। एक तो ये है कि बिकॉज XM इज़ ग्रेटर देन X1। अब ये एग्जाम्पल से मैंने वैल्यू लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखिए X1 है 1.1, जबकि XM है 26.3 ओम्स, इसलिए ये हम कहेंगे कि XM इज़ ग्रेटर देन X1। और इसी तरह XM प्लस X1 यानी इन दोनों को ऐड करके 27.4 के करीब हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन R1। R1 कितना है 0.641। अब इस एजम्पशंस को अगर हम इस पे अप्लाई करें तो हम R को ख़त्म कर देंगे, बाकी ये रह गया अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो X1 ओवर M आ गया और ऊपर XM आ गया, और V फेज वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है अब VThevenin। तो इसको आपने याद रखना होगा जब आगे सवाल करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम ZThevenin निकालेंगे यहाँ से। यही सर्किट है, आपको पता है ZThevenin निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया जाता है। उसको हमने शॉर्ट कर दिया। अब ये देखें, ये इसके पैरेलल में आ गया,
तो जेड थेवेनिन क्या हो जाएगा, दिस जे एक्स एम इन पैरेलल विद आर वन जे एक्स एम। तो ये इन पैरेलल, आप इसको फॉर्मूला आपको आम श्योर पता है पैरेलल कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जेड थेवेनिन। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो जेड थेवेनिन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आर थेवेनिन होता है और एक एक्स थेवेनिन होता है। जे एक्स थेवेनिन जो इमेजिनरी पार्ट है वो जे एक्स थेवेनिन होगा, रियल पार्ट आर थेवेनिन। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स एम प्लस एक्स वन इज़ ग्रेटर देन आर वन। तो यहाँ पे अगेन जिस तरह हमने पहले किया था, इसको आर वन को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब ये चूँकि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म्स है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन दोनों को देखें, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स एम स्क्वायर। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, बल्कि सॉरी ये तो मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये डायरेक्ट ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो गए और नीचे वाले भी मल्टीप्लाई होके ये आ गया। तो हम यहाँ पे थे, अब हम इसको खोल लेते हैं, इस फॉर्म में आ गया। मज़ीद खोल लेंगे तो ये देखिए ये टर्म्स आ गए। अब ये हमारा रियल टर्म आ गया इस तरफ और इमेजिनरी टर्म्स, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। ये अब हमारा हो गया रियल पोर्शन और ये हमारा इमेजिनरी पोर्शन। तो ये आर थेवेनिन के बराबर है और ये एक्स थेवेनिन के बराबर है। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे जैसे कि बुक में दिया हुआ है। इस पोर्शन को हमने लिख लिया और इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये सिर्फ ऊपर वाले को हम एक्स एम के बराबर लिखेंगे क्योंकि एक्स वन प्लस एक्स एम इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स एम बिकॉज एक्स एम इज़ ग्रेटर देन एक्स वन। नीचे को हम नहीं छेड़ रहे हैं। तो आर थेवेनिन हो जाएगा आर वन एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स वन प्लस एक्स एम होल स्क्वायर, इन दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो ये आर थेवेनिन का आ गया। अभी कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे कई आप एजम्पशंस कर सकते हैं और कई वैल्यूज़ यहाँ पे आ सकते हैं। बुक में वैल्यू है, मैं उसको मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब आ जाते हैं एक्स थेवेनिन पे, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स थेवेनिन पोर्शन आ गया और यहाँ पे भी हम सिंप्लीफिकेशन क्या करेंगे, अब हम ऊपर नीचे दोनों को ही एक्स एम से रिप्लेस कर रहे हैं। जहाँ हमने नहीं किया था यहाँ पे हम कर रहे हैं। कोई ख़ास रीज़न नहीं है, मैं सिर्फ इसको बुक के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बुक में आंसर है। तो एनीवे यहाँ पे भी एक्स एम हो गया और ये भी एक्स एम हो गया, तो एक्स एम स्क्वायर और ये भी एक्स एम स्क्वायर। तो ये कट गया तो बाकी क्या बचा, एक्स वन, यानी एक्स थेवेनिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स वन। तो ये सेकेंड वैल्यू आ गया ऑफ द अप्रॉक्सीमेशन। अब हम, ये हमारा सर्किट बन गया थेवेनिन सर्किट, और ये जो हमने डिटैच किया था इसको इसके साथ अब हम मिला देंगे। ये जेड थेवेनिन और ये इसको आप Z2 कह लें। तो अब यहाँ से हम आई थेवेनिन या आई करंट निकाल सकते हैं, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल इम्पीडेंस की वैल्यूज हम ये इनकी जगह पे लिख लिया हमने, आर थेवेनिन, एक्स थेवेनिन, J2 और R2 इसके लिए। और यहाँ से भी हम ये रियल पार्ट्स को एक तरफ हमने कर लिया और इमेजिनरी पार्ट्स को दूसरी तरफ कर लिया। और अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम इजीली इसके मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज द स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। अब ये जो फॉर्मूला हमारा PAG 3I²R/2, अब यहाँ पे I2 की जगह पे ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। तो PAG आ गया। अब इंड्यूस्ड रोटर टॉर्क का ये फार्मूला था, PAG हमने निकाल लिया। अब हमें ओमेगा सिंक चाहिए। ओके, ओमेगा सिंक हम डायरेक्ट इसमें लिख देंगे। तो अब ये PAG को हम डिवाइड कर देंगे ओमेगा सिंक से, तो ये ओमेगा सिंक के साथ ये इक्वेशन आ गया फॉर T इंड्यूस्ड। अब आइए हम देखते हैं कि इस रजिस्टर में मैक्सिमम पावर सप्लाई के लिए क्या कंडीशन है। तो हमें पता है फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कि Z सोर्स जो है वो Z लोड के बराबर होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब है कि ये तमाम ये तीनों जो है ये Z सोर्स है और इसको हम सिर्फ लोड कह रहे हैं, इसको हमने अलहदा कर लिया क्योंकि लोड जो है वो रेजिस्टिव लोड है, उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो ये R2S और ये बराबर होने चाहिए फॉर, यानी सोर्स बराबर होने चाहिए लोड के फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। अब यहाँ से हम S निकाल लेंगे जिसको हम S फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, इसलिए इसको मैक्स लिख दिया और इसके नीचे ये आ जाएगा। तो ये आ गया S मैक्सिमम। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, यानी ये वैल्यू होनी चाहिए स्लिप की। अब इसको हम इस वैल्यू को S मैक्सिमम को हम इंसर्ट करेंगे जो हमारे टॉर्क इक्वेशन है। ये टॉर्क इक्वेशन है, यहाँ पे अब S को रिप्लेस कर देंगे विद दिस वैल्यू टू गेट द मैक्सिमम टॉर्क। तो T मैक्स क्या हो जाएगा, जहाँ भी S है S के जगह पे हम ये S मैक्सिमम के वैल्यू हमने इंसर्ट कर दिया और इसको आप स्टेप बाय स्टेप ये तमाम स्टेप्स मैंने डाल दिए हैं। इसको देखिए आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये यहाँ से हम इसको अब ये R2 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये आ गया और इसको मज़ीद आप इसको ब्रैकेट खोल लेंगे, ये फॉर्म आ गया। मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएं। स्टेप्स आप वीडियो पॉज करके बेशक समझ लें और मज़ीद स्टेप्स हैं इसमें, ये तमाम स्टेप्स आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देखते जाएं। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे और यही आंसर है जो ये फार्मूला बुक में गिवन है, वो यही फार्मूला है। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं। अब फाइनली एक और है जो स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इस पॉइंट पे जब रोटर ज़ीरो है या नॉट मूविंग है, वहाँ पे रोटर को घुमाने के लिए जो टॉर्क चाहिए उसको हम कहेंगे स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन ये है कि यहाँ पे स्लिप 1 होना चाहिए। स्लिप इसलिए 1 है कि ये तो रोटर तो स्टेशनरी है, तो और ये स्टेटर फील्ड जो है दैट इज़ मूविंग, इसलिए इसमें मैक्सिमम स्लिप है, 100% स्लिप है। तो इसलिए जब हम स्लिप को 1 डाल देंगे टॉर्क इक्वेशन में, तो वो हमें जो है वो स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा। तो ये टॉर्क इक्वेशन है, इसमें अब स्लिप की जगह पे हमने 1 लिख दिया, तो ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला आ गया। तो उम्मीद है आप ये डेरिवेशन तमाम समझ गए होंगे। अब अगले स्लाइड वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इनको यूज़ करके। शुक्रिया।